मार्केट्स रेगुलेटर सेबी के 3 जुलाई के एक ऑर्डर में यह पाया गया कि जेन स्ट्रीट ने 43,000 करोड़ से भी ज्यादा के प्रॉफिट्स इंडेक्स ऑप्शंस के थ्रू कमाए गए, जो कि अलेजिडली इंडेक्स को मैनिपुलेट करके कमाए गए। जेन स्ट्रीट अमेरिका की एक क्वांट बेस्ड ट्रेडिंग फर्म है जिसने अपनी हजारों करोड़ की कैपिटल के बलबूते पे ये सब किया। जेन स्ट्रीट ने ये सिर्फ 2 सालों में किया, लेकिन हमारा ये जानना भी जरूरी है कि रिटेल ट्रेडर्स, जो हमारे इंडिया के रिटेल ट्रेडर्स हैं, उन्होंने पिछले 3 सालों के अंदर सेबी की एक स्टडी के मुताबिक 131 लाख करोड़ रुपीस गवाए हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर। तो क्या ये जो बड़ी बड़ी ट्रेडिंग फर्म्स हैं जिनके पास हजारों करोड़ की कैपिटल होती है, क्या ये मार्केट्स को मैनिपुलेट करते हैं एक्सपायरी के दिन, जिससे रिटेल ऑप्शन ट्रेडर जो होते हैं उनका नुकसान होता है? तो चाहे आपको मार्केट्स की कोई समझ हो ना हो, हम इस वीडियो में बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप आज नहीं तो कल फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कर सकते हैं, इसीलिए ये सारा प्रोसेस हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इंडेक्स क्या होता है, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी जैसे इंडेक्सेस में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, वो बनते कैसे हैं। फिर उसके बाद कैश मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट्स क्या होती हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या होते हैं, और इवेंचुअली सेबी ने अपने ऑर्डर में क्या पाया कि जेन स्ट्रीट ने ये सारा जो मैनिपुलेशन है ये किस तरीके से पुल ऑफ किया। तो चलिए बेसिक से समझते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला, एक इंडेक्स क्या होता है। जैसे अगर हम निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करें तो ओवर सिंप्लीफाई करके बोलता हूँ, इंडिया में जितनी भी कंपनीज हैं उसमें जो टॉप 50 मोस्ट वैल्यूड कंपनीज होती है ना, वो इस इंडेक्स में आती हैं। और ये कैलकुलेट कैसे होता है, जैसे मान लीजिए आज निफ्टी 50 25,400 के लेवल्स के आसपास अगर चल रहा है, तो आप समझिए अगर मार्केट में रियल टाइम में मूवमेंट जो होती है किसी भी स्टॉक प्राइसेस में, जो इन 50 स्टॉक प्राइसेस में होती है, वो उसको कैप्चर करता है। अब इसमें वेटेजेस होती हैं, हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं घुसेंगे एक इंडेक्स को समझने के लिए, बट ओवर सिंप्लीफाई करके अगर मैं बता दूं तो फ्री फ्लोट मार्केट कैप बेसिस के ऊपर आपको इंडेक्स में कैलकुलेशन होकर मिलती है। अच्छा, पर हमें ये इंडेक्सेस की जानकारी ये जेन स्ट्रीट के ऑर्डर समझने के लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इंडेक्स ऑप्शंस को ही मैनिपुलेट करके जेन स्ट्रीट ने ये प्रॉफिट एलिजिडली कमाया है, इसलिए हम इंडेक्स के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। जो सेबी ने पाया है वो ये पाया है कि बैंक निफ्टी ऑप्शंस को मैनिपुलेट करके जेन स्ट्रीट ने पैसा कमाया था सबसे ज़्यादा 17 जनवरी 2024 को। तो समझ लेते हैं बैंक निफ्टी भी क्या होता है, बैंक निफ्टी इंडेक्स भी क्या है। देश के टॉप 12 बैंक्स जो मार्केट कैपिटलाइजेशन, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे होते हैं ना, वो बैंक निफ्टी इंडेक्स में आते हैं। तो हमारे देश के कौन से टॉप 12 बैंक हैं जो इस बैंक निफ्टी इंडेक्स में आते हैं? HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, और बाकी जो भी बैंक्स हैं वो आते हैं, आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे। अब मान लीजिए कि आपको लगता है कि 100 रुपये से एक बैंक का शेयर जो है वो 110 बड़ी जल्दी होने वाला है, तो आपके पास 3 तरीके हैं किसी भी शेयर में पोजीशन लेने के लिए, उससे प्रॉफिट करने के लिए। एक होता है कैश मार्केट, जहां पे आप उस शेयर की एक्चुअल में डिलीवरी लेते हैं। मान लीजिए अगर आपको लगता है आपके एनालिसिस के बेसिस पे कि एक हफ्ते बाद बैंक एक्स का शेयर 100 रुपये से 110 रुपये होने वाला है, तो आप उसको कैश मार्केट में खरीद सकते हैं। मतलब आप उस शेयर की एक्चुअल में डिलीवरी ले सकते हैं, आप किसी से उस कंपनी में हिस्सेदारी खरीद सकते हैं, उसका शेयर ले सकते हैं, एक शेयर ले सकते हैं। तो आपको उसके लिए पूरे 100 रुपये देने पड़ेंगे, 100 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। लेकिन डेरिवेटिव्स मार्केट आती है, अभी हम कैश मार्केट की बात करते हैं। डेरिवेटिव्स मार्केट में क्या होता है कि आपको पूरे 100 रुपये जमा नहीं कराने, आपको मान लीजिए 10 रुपये 20 रुपये कुछ जमा कराने हैं, मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, जिसके बेसिस पे आप पोजीशन ले सकते हैं एक शेयर में 10 रुपये उसके बढ़ने की। अगर आप कैश मार्केट में 100 रुपये लगाते हैं और वो शेयर हो जाता है 110 रुपये का, तो आपका 10% की रिटर्न आई, 100 रुपये पे आपने 10 रुपये कमाए। लेकिन अगर आपसे मान लीजिए डेरिवेटिव्स मार्केट में 20 रुपये लगाते हैं उसी शेयर के भाव बढ़ने के संभावना पर, तो आपको 10 रुपये का जो वो प्रॉफिट है ना, वो तो पूरा मिलेगा, लेकिन कितनी इन्वेस्टमेंट पे? सिर्फ 20 रुपये की इन्वेस्टमेंट पे। तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया इस केस में? 50%। आपने सिर्फ 20 रुपये लगाए और आपको 10 रुपये का फायदा हो गया। डेरिवेटिव्स मार्केट में अब क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, आसान भाषा में बताऊं तो होते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। फ्यूचर्स में आपकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, जैसे मैंने 20 रुपये कहा। ऑप्शंस में आपकी एज लेस एज 1 रुपी फॉर एवरी 100 रुपी वर्थ ऑफ सिक्योरिटी भी लग सकती है। मतलब इतना कम कि अगर आप 100 रुपये की शेयर की पोजीशन ले रहे हैं और आपको लगता है कि हफ्ते भर में या मान लीजिए 2-3 दिन भर में 10 रुपये में शेयर का भाव बड़ी तेज़ी से बढ़ जाएगा, तो आप उसका एक कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं। अगर आपको लग रहा है 10 रुपये से 90 रुपये बड़ी तेज़ी से आ सकते हैं, तो आप उसका पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं। पुट ऑप्शन मतलब नीचे गिरने के ऊपर आप संभावना लगा रहे हैं। आप नीचे गिरने के ऊपर, अगर मैं आसान भाषा में बोलूँ, आप सट्टा लगा रहे हैं
कि शेयर का भाव नीचे फटाफट गिरने वाला है तो मैं पुट ऑप्शन खरीद सकता हूँ, पुट ऑप्शन। ये ऑप्शन हो गया। ऑप्शन में दूसरा तरीका होता है कॉल ऑप्शन। जब आपको पता है कि आपको लगता है कि ये शेयर 10 रुपये ऊपर जा सकता है बड़ी तेजी से, तो मैं उसका एक कॉल ऑप्शन खरीद लेता हूँ। तो आपने तब एक कॉल ऑप्शन खरीद लिया, आपने 1 रुपया लगाया और वो 10 रुपये की इन्वेस्टमेंट हो गई। इस केस में अगर मान लीजिए सच में 10 रुपये ऊपर बढ़ जाता है, मैं बहुत ओवर सिंप्लीफाई करके यहाँ पे बता रहा हूँ, तो आपकी इन्वेस्टमेंट 10 गुना हो जाती है। लेकिन ये जितना सुनने में साउंड इंटरेस्टिंग करता है, इसी को सुन के चले आ जाते हैं हमारे नादान रिटेल इन्वेस्टर्स, जिन्होंने करोड़ों की संख्या में पिछले 3 सालों में इन्वेस्टमेंट की है इस ट्रेडिंग मार्केट में, एफएनओ मार्केट में इंडिया के। बट ये एक्सटेंट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि जो कैश मार्केट में अगर 100 रुपये की वैल्यू ट्रेड होती है, तो ये ऑप्शंस मार्केट में बैंक निफ्टी के केस में 103 टाइम्स होती है। मतलब अगर बैंक निफ्टी के 12 शेयर्स जो हैं, बैंक निफ्टी के अंदर जो 12 शेयर्स हैं, हमारे 12 टॉप बैंक्स हैं, उनकी कैश ट्रेडेड वैल्यू अगर 30,000 करोड़ के आसपास की है ना एक दिन की, तो एक दिन के अंदर टिपिकली अगर आप देखेंगे, जो सेबी के ऑर्डर में भी बताया गया है, एक पर्टिकुलर दिन के अंदर उसमें 103 लाख करोड़ की वैल्यू ट्रेड होती है ऑप्शंस के अंदर। मतलब कहाँ 30,000 करोड़ और कहाँ 103 लाख करोड़ रुपए की जो वैल्यू है वो ऑप्शंस में ट्रेड होती है। मतलब ऑप्शंस मार्केट जो है वो लगभग 350 टाइम्स बड़ी है हमारी कैश मार्केट से। तो मतलब इतना ज़्यादा ये एक्सटेंट बढ़ गया है, इसी के चक्कर में मैनिपुलेशन पॉसिबल थी। अब हम आगे समझेंगे कि ये मैनिपुलेशन कैसे पॉसिबल हुई। हम एक बारी जेन स्ट्रीट के बारे में समझ लेते हैं मैनिपुलेशन डिस्कस करने से पहले, कि इन लोगों ने कैसे करी है और ये क्यों इंडेक्स ऑप्शंस की इतनी वैल्यू ऊपर होने के चक्कर में पॉसिबल हो पाया। जेन स्ट्रीट एक अमेरिका की बेस्ड कॉन ट्रेडिंग कंपनी है जिसके पास भर के कैपिटल है, बहुत सारी कैपिटल है। उसी चक्कर में ये जो मार्केट्स में बड़े बड़े कॉन बेस्ड ट्रेडर्स होते हैं, प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स होते हैं, ये मार्केट में कुछ मूवमेंट कर पाते हैं अपने ट्रेड्स के बेसिस पे। जेन स्ट्रीट एक ऐसी कंपनी है जो न्यूज़ में भी काफ़ी आती है, जो आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे से काफ़ी सारे इंजीनियर्स को उठाती है अपने कॉन्ट ट्रेडिंग टीम के लिए, कॉन्ट रिसर्च टीम के लिए, और 4 करोड़ रुपए तक का पैकेजेस देती है इनको। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे जेन स्ट्रीट ग्रुप है जिसकी एंटिटीज़ ने इंडिया में ट्रेड किया, और ये मैनिपुलेशन स्ट्रैटेजी जो है एक अच्छे कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से, रेगुलेटेड तरीके से एक्सप्लॉइट किया। ऑफ कोर्स दे वर इन वायलेशन ऑफ सम सेबी रेगुलेशंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, जिसके चलते उनको पकड़ा भी गया अभी। तो अब समझते हैं कि जब इंडेक्स ऑप्शन में आप थोड़े से पैसे लगा के बहुत बड़ी पोजीशन बना सकते हो, और कैश मार्केट में आपको वही पोजीशन लेनी है तो आपको बहुत सारा 100 गुना पैसा, 10 गुना, 5 गुना पैसा देना पड़ता है। तो ऑफ कोर्स जो रिटेल इन्वेस्टर है उसका रुझान जो है वो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में लग जाता है। सो जेन स्ट्रीट क्या करता था, सुबह के 9:15 बजे यानी 9:15 AM से लेकर 11:50 AM तक भर के इन 12 बैंक निफ्टी इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को खरीदता था कैश मार्केट में, ताकि जो उनकी कैश मार्केट में वैल्यू है वो बढ़ जाए। अब क्या होता है, डेरिवेटिव्स में आप कोई वैल्यू डेरिवेटिव्स की जो होती है वो अंडरलाइंग सिक्योरिटीज से ही आती है। मतलब जैसे मान लीजिए कि आईसीआईसीआई बैंक का अगर डेरिवेटिव है वो तभी बढ़ेगा, फ्यूचर्स है या उसकी कॉल ऑप्शन है वो तभी बढ़ेगी जब उसका दाम मार्केट में 1500 रुपये अगर है वो 1700 रुपये जाएगा, या 1600 या 1550 रुपये भी जाएगा, वो तभी बढ़ेगा उसका कॉल ऑप्शन का प्राइस या उसके फ्यूचर्स का प्राइस जब उसका कैश मार्केट में दाम बढ़ेगा। तो अब क्या होता था, जेन स्ट्रीट सुबह 9:15 से 11:50 के बीच में जो शेयर्स खरीदता था, इसके चक्कर में जो कॉल ऑप्शंस थे वो बहुत भागते जाते थे, राइट, उनके वो बहुत एक्सपेंसिव हुआ करते जाते थे, वो कैश मार्केट से मैनिपुलेट करता था। तो अब इसी टाइम पीरियड के बीच में जेन स्ट्रीट बहुत सारे पुट ऑप्शंस खरीद लेता था। पुट ऑप्शंस का इस कॉन्टेक्स्ट में ये मतलब हुआ कि अब जेन स्ट्रीट ये दाव लगा रहा है कि इनके शेयर प्राइसेस नीचे जाएंगे। अब जैसे 9:15 से लेकर 11:50 के बीच में अगर जेन स्ट्रीट इसके शेयर प्राइसेस भगा सकता है, तो इसी तरीके से 11:50 से 3:30 तक वो धड़ करके इन सारे शेयर्स को बेचता था, और पुट ऑप्शंस उसने क्योंकि पहले ले लिए तो वो उनसे प्रॉफिट्स बनाता था। तो अगर मैं सिर्फ 17 जनवरी 2024 की बात करूं, तो उसी एक दिन में 700 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा जेन स्ट्रीट ने इंडेक्स ऑप्शंस के थ्रू इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके कमाए। अब कुछ ऑफ कोर्स जब वो बढ़े हुए दामों पे शेयर खरीदता था, उसको बेचने में नीचे वाले दामों पे नुकसान भी होता होगा, बट वो हल्का फुल्का होता था। क्यों? क्योंकि ऑप्शंस में तो आपका मल्टीप्लायर इफेक्ट है ना। तो अगर आपने सही दाव लगा लिया, पहले आपने कॉल ऑप्शंस को महंगा कर दिया, आपने पुट ऑप्शंस को सस्ता कर दिया, आपने पुट ऑप्शंस उस टाइम एक्यूमुलेट कर लिए जब आपने कैश मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ा दी, तो उसके बाद क्या होता है कि जब आप उनको बेचने जाते हैं, उन पुट ऑप्शंस की वैल्यू तो बढ़ गई, तो आपने उनको बेच के प्रॉफिट कमा लिया,
और असल में मार्केट में जो आप बेच रहे थे उसमें थोड़ा बहुत आपका कैश मार्केट में नुकसान हुआ होगा, बट आपका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट, जैसे मैंने कहा था 1:100 1:5 का जो रेशियो होता है फ्यूचर्स में और ऑप्शंस में, उस मल्टीप्लायर इफेक्ट का फायदा उठाकर जेन स्ट्रीट ने 700 करोड़ से ज़्यादा इंडेक्स ऑप्शंस में कमाए, लेकिन कुछ 60 करोड़ रुपए के आसपास ही उन्होंने कैश मार्केट और फ्यूचर मार्केट में गवाए। लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है, इवेंचुअली तो 650 करोड़ से ऊपर का भी प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट है, वो उनको एक ही दिन के अंदर हो गया था। ऐसे ही सेबी ने 21 दिन की उनकी स्ट्रैटेजीज देखी और देखा कि उन लोगों ने इन 21 दिन के अंदर ही पिछले 2.25 सालों में 2.25 ईयर्स में उन्होंने जो है वो 4,800 करोड़ के आसपास कमाए, और इसी के चलते सेबी ने अपना जो ऑर्डर दिया है उसमें उन्होंने 4,800 करोड़ ही अभी इंपाउंड करने को बोला है जेन स्ट्रीट के। सेबी आगे जाकर इन ही सारे दिनों की जो पिछले 2.25 साल में घटे उनको इन्वेस्टिगेट करेगा और देखेगा कि क्या और ऐसी मैनिपुलेशन स्ट्रैटेजीज लगाई गई थी जिसके चलते जेन स्ट्रीट ने इलीगली, यानी उनकी जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रेगुलेशन है सेबी की, उनको वायलेट करके पैसा कमाया गया, मार्केट को मैनिपुलेट करके पैसा कमाया गया। बहुत ही सराहना करनी पड़ेगी आपको सेबी के इस ऑर्डर की, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी, जब उनको पता चला उसके बाद बहुत ही जल्दी ऑर्डर लिया गया और एक प्रॉम्प्ट एक्शन लिया गया। वो आराम से 2.25 साल और लगा सकते थे इन 2.25 सालों का एनालिसिस करने में, लेकिन उन्होंने बहुत ही प्रॉम्प्ट एक्शन लिया कि 21 दिन में जो हमने स्टडी किया है जिसमें मैक्सिमम प्रॉफिट्स जेन स्ट्रीट ने कमाए, उसका फटाफट हम अपना जो भी है ऑर्डर निकालते हैं और इंपाउंड करना है पैसा चालू करते हैं, वरना जेन स्ट्रीट इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करता रहेगा। आप मानेंगे नहीं, एनएसई ने ये बोला जेन स्ट्रीट को फरवरी में 2025 में ही कि आप ये प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते, ये गलत हैं, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आप ये नहीं करेंगे। जेन स्ट्रीट ने बोला भी कि हाँ हम नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी 15 मई को वापस उन्होंने निफ्टी 50 ऑप्शंस के थ्रू इसी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हुए फिर मार्केट मैनिपुलेट करके प्रॉफिट कमाने की कोशिश करी थी। तो ये जो सुबह पंप किया, फिर दोपहर में डंप किया और पुट ऑप्शन से पैसा कमा लिया गया, ये एक इंट्राडे मैनिपुलेशन स्ट्रैटेजी है। एक और स्ट्रैटेजी है इनकी जिसके चलते इन्होंने पैसा कमाया, उस स्ट्रैटेजी का नाम है एक्सटेंडिंग मार्किंग द क्लोज स्ट्रैटेजी। एक्सटेंडिंग मार्केट द क्लोज स्ट्रैटेजी जेन स्ट्रीट ने 25 जुलाई 2024 को लगाई थी और 3 दिन के अंदर ही उन्होंने 560 करोड़ का प्रॉफिट किया था इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके। तो ये 2 स्ट्रैटेजीज थी जो सेबी ने अभी तक आइडेंटिफाई करी हैं, जिसका कोई इकोनॉमिक रैशनल नहीं है, जिसके चलते उन्होंने एक्चुअली में शेयर्स खरीदे होंगे और उससे फ़ायदा कमाने की कोशिश की होगी एक एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की तरह, जो कि वो अदरवाइज़ था। लेकिन उन्होंने जबकि क्या किया, उन्होंने ये शेयर्स खरीदे ही मार्केट मैनिपुलेशन के लिए थे। आप मानेंगे नहीं, इनकी वॉल्यूम्स इतनी ज़्यादा थी कि एक शेयर में जितनी भी बाय क्वांटिटी आती थी या सेल क्वांटिटी आती थी, उसका 25 से 30% तक लेकर क्वांटिटी जो थी वो जेन स्ट्रीट ही खरीदता था, और जो नेक्स्ट हाईएस्ट बायर या सेलर था उसकी जो क्वांटिटी थी वो 8, 10, 12% के आसपास ही हुआ करती थी। तो क्लियरली जेन स्ट्रीट अपनी जो हैवी कैपिटल की मसल थी उसके चलते ये मैनिपुलेशन स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट कर पाया। तो दोस्तों अब आपको समझ आ रहा होगा कि इंडेक्स एक्सपायरी के दिनों पे जब ये कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर हो रहे होते हैं तब मार्केट में इतनी हैवी स्विंग्स क्यों होती हैं। शायद यही कुछ रीज़न है। सेबी की सराहना तो मैंने जैसे कहा कि देनी पड़ेगी, इन्होंने बड़ी तेज़ी से एक्शन लिया, बट ये एक न्यूज़ आइटम आया था, उसके बेसिस पे आपने ये एक्शन लिया। जब हमारे पास इतनी हाई टेक्नोलॉजी है, मतलब जो हमारे ब्रोकर्स हैं वो इतना एफिशिएंट प्लेटफॉर्म बना पाते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, तो आई एम श्योर एनएसई जो है और जो सेबी है उनके पास तो सारी मसल पावर है ये चीज़ करने की, देखने के लिए कि डेली ऐसे कौन कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजीज अपना रहा है कि कैश मार्केट में पहले तो खरीद रहा है लेकिन साथ साथ में पुट ऑप्शंस भी खरीदे जा रहा है। तो क्या इसमें उन्होंने कुछ और स्ट्रैटेजी लगा के आगे प्रॉफिट कमाया, इन पोजीशंस को अनवाइंड करके आगे बेचकर कमाया कुछ प्रॉफिट। ये सारी चीज़ें सेबी और एनएसई पहले से देख सकते हैं। दोस्तों आपको ये समझना ज़रूरी है कि एफएनओ में चाहे आप कितने भी सपोर्ट देख लीजिए, कितनी भी रेजिस्टेंस, आरएसआई, कितने भी स्ट्रैटेजीज, डेल्टा, गामा, बीटा, जो भी देख लीजिए, कोई मार्केट मैनिपुलेट करके बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं वो आपका प्रॉफिट निकाल जाते हैं और आप इवेंचुअली लॉसेस में ही रहते हैं। एफएनओ आपको ये समझना ज़रूरी है कि एक ज़ीरो सम गेम है जो कैश मार्केट नहीं है। कैश मार्केट में आप देखते हैं निफ्टी, बीएसई, इनकी जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है, टोटल कीमत है जो कंपनीज़ की, वो कॉन्स्टेंटली बढ़ती जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है आपके फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के केसेस में। यहाँ पे एक व्यक्ति का नुकसान दूसरे व्यक्ति का प्रॉफिट है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करके बता दीजिएगा हमें, और कमेंट भी करके बता दीजिएगा कि कोई सजेशंस हो हमारी इस पहली वीडियो को लेकर। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो मत शेयर करना भूलिएगा, स्पेशली वो लोग जो एफएनओ में ट्रेड करते हैं, ताकि उनको पता चले कि जो उनका नुकसान हुआ है मार्केट में वो असल में गया कहाँ है। नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू।